नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। क्रीपी स्केरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत में वैवाहिक सुख मात्र 2-3 महीने ही लिखा था। आज की कहानी काफी लंबी और बेहद डरावनी है। शुरुआत से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, तभी कहानी का सही आनंद आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि कहां हमें सुधार की जरूरत है। चलिए कहानी में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत में वैवाहिक सुख मात्र 2-3 महीने ही लिखा था। इस लड़की का नाम विनीता है। विनीता के पति की 2 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी और वो अपने साथ ही विनीता के जीवन से सारे सुख और खुशियां ले गया। जब विनीता की शादी हुई तब वो सिर्फ 18 साल की ही थी। शादी के 2-3 महीने के भीतर ही उसके पति सूरज की मौत शहर में कार एक्सीडेंट में हो गई। विनीता अपने ससुराल वालों के साथ एक गांव में रहती थी। विनीता के ससुर गांव के सरपंच थे। कुछ साल पहले विनीता की सास को लकवा मार गया था, तब से वो बेचारी बिस्तर पर है। उस गांव में एक परंपरा थी। परंपरा के अनुसार विनीता दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। वो अपनी सास की देखभाल करती और घर के कामों में व्यस्त रहती। विनीता का एक देवर था, नीरज। नीरज शहर में बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो अपने भाई की शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आ सका क्योंकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। लेकिन नीरज अब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुका था। विनीता और उसके ससुराल वाले अब नीरज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नीरज के स्वागत के लिए गांव के लोग उनके घर में एकत्रित हुए। नीरज के आते ही उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ढोल बजाने वाले पूरे जोर शोर से ढोल बजा रहे थे। कुछ लोग नाच गा रहे थे और कुछ औरतें पुराने गाने गा रही थीं। पूरा गांव मानो खुशी से झूम उठा था। नीरज की मां बरामदे में एक खाट पर लेटी हुई थी। नीरज अपनी मां से मिला और अपनी मां से आशीर्वाद लिया। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन विनीता का दिल टूटा हुआ था। रिवाज के अनुसार विनीता किसी भी शुभ अवसर पर शामिल नहीं हो सकती थी और विनीता को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए सख्त मना किया गया था। जब गांव वाले अपने घर की ओर चले गए तब तक रात हो चुकी थी। विनीता भूख से बेहाल थी। विनीता जब अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके ससुराल वाले सो चुके हैं। विनीता रसोई में गई और अपने लिए खाना गर्म करने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी। विनीता जब पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका देवर उसके सामने मुस्कुरा रहा है। नीरज ने कहा, नमस्ते भाभी। तो विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो। नीरज ने कहा, भाभी मैं आपसे गुस्सा हूं, आप मेरे स्वागत के लिए सुबह बाहर क्यों नहीं आई? तो विनीता ने जवाब दिया, अरे वो क्या है ना, मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था तो मैंने दवा ली और सो गई। जब मैं उठी तब शाम हो चुकी थी। लेकिन नीरज मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि विधवा होने के कारण घर वालों ने विनीता को कमरे में ही बंद करके रखा था। लेकिन नीरज ने इस सिलसिले में कोई बहस नहीं की और कहा कि भाभी मुझे भूख लगी है। फिर दोनों चारपाई पर बैठ गए और खाना खाकर बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बचपन के ही दोस्त हो। विनीता बहुत खुश थी क्योंकि अब उससे बात करने के लिए कोई साथी मिल गया था। नीरज 22 साल का गोरा और सुंदर लड़का था। नीरज ने अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो गांव वालों के सारे मामलों का समाधान वो कर लिया करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ गांव के लोगों ने अपना काम निकलवाने के लिए नीरज को रिश्वत देना शुरू कर दिया और फिर लालच में आकर नीरज ने भी रिश्वत लेना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और वो बहुत धनवान हो गया था। लेकिन एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से नीरज के पिता की मौत हो गई। अब सारी जिम्मेदारी नीरज के कंधे पर थी। 13वीं का शोक मनाने के बाद नीरज को अब राहत की सांस मिली। नीरज अब व्यस्त था क्योंकि सारी जिम्मेदारियां अब उसके कंधों पर थीं। एक शाम विनीता अपनी सास की मालिश करने के बाद
और घर के सारे कामों को निपटाने के बाद नहाने चली गई। मौसम सुहाना था और उसका मूड भी अच्छा था। विधवा होने के कारण विनीता लाल रंग की साड़ी नहीं पहन सकती थी। उसे जमीन पर सोना था और साधारण भोजन करना था। विनीता जब अपने कमरे में गई तो उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। उसने अपनी अलमारी खोली और अपने शादी के जोड़े पर हाथ फेरने लगी। ये वो कपड़े हैं जो वो अपनी शादी के वक्त अपने साथ लाई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि 2-3 महीनों में ही उसका जीवन बेरंग हो जाएगा। जब भी विनीता अच्छे मूड में होती तो वो एक रंगीन साड़ी पहनती, दुल्हन की तरह सजती, मेकअप करती और अपने आप को महारानी समझती। वो चुपके से बाजार से अपने लिए कुछ मिठाइयाँ और चटपटी नमकीन लाती और रात को सबसे छुपा कर खाती। और आज उसने नीले रंग की साड़ी पहनी, मेकअप किया और अपनी शादी वाले जेवर भी पहन लिए। विनीता अपने आप को आईने में निहार रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अचानक बेवक्त दस्तक से विनीता डर गई। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसके दरवाजे को कौन खटखटा सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। फिर दोबारा दस्तक हुई। विनीता कांपती हुई दरवाजे तक पहुंची और उसने पूछा, कौन है? तभी नीरज ने जवाब दिया, अरे भाभी, मैं हूं, दरवाजा खोलो। ये सुनकर विनीता ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोल दिया। एक क्षण के लिए वो भूल गई थी कि वो अभी सजी हुई है। नीरज उसे देखकर चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि वो किसी और को देख रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो उसकी भाभी थी। विनीता दुल्हन की तरह लग रही थी और नीरज उससे नजरें भी नहीं हटा पा रहा था। जब विनीता को समझ आया कि वो पकड़ी गई तो वो भी डर गई। उसने डरे सहमते हुए पूछा, क्या बात है? तो नीरज ने कहा, अरे भाभी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, क्या आप मुझे दवा दे देंगी? विनीता ड्रेसिंग टेबल के पास गई और ड्रॉर में से टैबलेट्स का एक पत्ता निकाल कर ले आई। नीरज चुपचाप उसे देख रहा था। विनीता ने दवा का पत्ता नीरज के हाथ में दिया और कहा, आज रात को एक गोली खाकर सो जाना, सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। नीरज दवा लेकर चला गया। विनीता अपने बिस्तर पर बैठकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। विनीता जानती थी कि नीरज इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो घबरा रही थी कि अगर नीरज ने उससे कहीं कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी। विनीता ने नीरज के पास जाकर अपनी व्यथा बताने के बारे में सोचा। हालांकि देर रात हो चुकी थी और किसी के कमरे में जाने का ये बिल्कुल भी सही समय नहीं था। विनीता का डर सच निकला। सुबह जब उसने नीरज को नाश्ता परोसा तब नीरज ने प्यार से कहा, भाभी, मैं समझ सकता हूं कि आप अकेलापन महसूस करती हैं। आपको अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। मैं जानता हूं कि गांव वाले किसी विधवा के पुनर्विवाह को मंजूरी नहीं देते। मैं आपको शहर ले जा सकता हूं और एक अच्छे व्यक्ति से आपकी शादी करा सकता हूं। तो विनीता ने जवाब दिया, अरे देवर जी, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा देवर मिला। हाँ, मैं अकेला महसूस करती हूं, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं तुम्हारी मां को इस हालत में और बाकी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। ऐसा जीवन जीना तो अब मेरी किस्मत में ही है और मैंने इसे अब स्वीकार भी कर लिया है। ये सुनकर नीरज ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप नाश्ता करने लगा। पूरा दिन नीरज अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसका ध्यान विनीता पर था। वो जवान और खूबसूरत थी। उस रात उसे दुल्हन की तरह सजी धजी देखकर वो विनीता के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो उसे खुश देखना चाहता था। अगले दिन जब नीरज बरामदे में आया तो उसने विनीता को बेचैनी से टहलते हुए देखा तो नीरज ने पूछा, क्या हुआ भाभी? तो विनीता ने कहा, ये एक विधवा का भाग्य है। आखिर मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन मैं इन परंपराओं की वजह से अपनी उन इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकती। तो नीरज ने कहा, बताइए ना भाभी, आपकी कौन सी इच्छा अधूरी है? तो विनीता ने कहा, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर नीरज हंसा और बोला, बस इतना ही? अरे बताओ, आप कौन सी मिठाई खाना चाहोगी आप?
मैं अभी दुकान पर जाऊंगा और तुम्हारे लिए उसे लेकर आऊंगा। तो विनीता ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे मिठाइयां चखने से मना किया गया है। तो नीरज गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है भाभी, जमाना बदल गया है और अब पुरानी परंपराओं की परवाह किससे है। समय के साथ खुद को आधुनिक तौर तरीकों के अनुरूप ढालना चाहिए भाभी। तो विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुशनसीब हूं कि मुझे आपके जैसा देवर मिला। ये सुनकर नीरज मुस्कुराया और बोला, तो अपना आदेश दो और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा भाभी। तो विनीता ने कहा, तो देवर जी मुझे जलेबियां खानी हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी सास सो गई तो विनीता ने मेन गेट चेक किया और सारी लाइटें बंद कर दी। रात का वक्त था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो नीरज ने उसे पीछे से आवाज दी, भाभी मैंने आपके लिए कुछ खरीदा है। विनीता ने उसे अंदर आने को कहा। नीरज के हाथ में भूरे रंग की पॉलीथिन का थैला था। नीरज ने उसे विनीता को दे दिया। विनीता ने पन्नी खोली और गर्म जलेबियां देखकर खुश हो गई। उसने खुशी से नीरज की ओर देखा। उसका खिला हुआ चेहरा देखकर नीरज भी खुश हो गया। वो दोनों कालीन पर बैठ गए और मिठाइयों का आनंद लेने लगे। विनीता ने उंगलियां चाट कर कहा, सच में देवर जी बहुत स्वादिष्ट जलेबियां हैं। नीरज मुस्कुराया और अपनी हथेली चाटने लगा, क्योंकि मीठी चाशनी उसकी उंगलियों से टपक रही थी। जब वे जलेबियां खा चुके तो नीरज ने कहा, भाभी जब भी तुम्हें कुछ खाना हो तो मुझसे मंगवा लेना। आपको समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए अब अपने चिपचिपे हाथ धो लीजिए। विनीता ने कमरे के बाहर जाकर तौलिए से हाथ पोंछे तो उसे आंगन में किसी की दो चमकती हुई आंखें दिखी। ये देख विनीता डर गई। इससे पहले कि वो चीख पाती, नीरज ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। नीरज ने धीरे से कहा, अरे भाभी ये बिल्ली है। नीरज का दूसरा हाथ अपनी भाभी के कमर पर टिका हुआ था कि तभी उन्होंने एक कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज सुनी और बिल्ली अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। ये देखकर नीरज ने कहा, चलो चलते हैं भाभी। हालांकि वे अभी भी एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन तभी उन्होंने एक शराबी की आवाज सुनी जो कुत्तों पर चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, क्या तू मुझे नहीं पहचानता साले कुत्ते, मैं इधर ही रहता हूं। मुझे तू अकेला देख के भौंक रहा है साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर नीरज ने हंसते हुए विनीता से कहा, अरे भाभी लगता है कुत्ता शायद उस आदमी को सबक सिखा रहा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विनीता ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी और नीरज भी हंसने लगा। वे तब और हंसे जब शराबी कुत्ते को गालियां देता रहा, जब तक कि कोई आकर उस आदमी को दूर नहीं ले गया। अचानक से फिर वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जैसे ही नीरज बाहर जाने वाला था, वैसे गेट लगाने को विनीता आगे बढ़ी तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि तभी नीरज ने विनीता को थाम लिया, लेकिन विनीता के हाथ उसकी टी शर्ट को खींच रहे थे। उस वक्त उन दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई थी। रात की सर्दीली हवा चली और नीरज ने उसकी कमर पकड़ ली। विनीता ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी नीरज झुका और धीरे से उन्होंने अपने होंठ आपस में मिला लिए। विनीता ने उसकी छाती को दबाया जबकि नीरज ने विनीता की पीठ को सहलाया। फिर जब उन्होंने एक बार फिर कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी तो वो अलग हो गए। विनीता झट से अंदर की ओर भागी और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। विनीता अपने बिस्तर पर लेट गई और उस खूबसूरत से पल के बारे में सोचने लगी। वो एक ही समय में मुस्कुराई और शर्माई, लेकिन अगर कुत्ते ने खुद को भौंकने से रोक लिया होता तो विनीता नीरज के साथ उस खूबसूरत पल को कुछ देर और महसूस कर पाती। हालांकि देखा जाए तो इसमें उन दोनों की गलती नहीं थी। वो दोनों जवान थे और कम उम्र में ही उसका पति गुजर गया था, इसलिए विनीता और नीरज एक दूसरे के करीब आ गए। दूसरी तरफ नीरज भी विनीता के बारे में सोच रहा था। जब से उसने उसे दुल्हन की तरह सजे हुए देखा, तब से वो उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वो भी उस खूबसूरत पल के बारे में सोचता रहा और जल्द ही सो गया।
फिर एक दिन उनके घर गांव की एक औरत आई। जब विनीता उन्हें चाय देने गई तो उसने उन्हें अपने सास को कहते हुए सुना, बहन एक बात बोलूं, आपके पति के मरने के बाद ये घर कितना सूना हो गया है। अगर मेरी बात मानो तो आप नीरज की शादी क्यों नहीं करा देती हैं? घर एक बार फिर खुशियों से गूंज उठेगा। विनीता की सास ने जवाब दिया, बहन आप बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आप तो जानती हो कि मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती। अगर आप किसी ऐसी को जानती हैं जो हमारे गोलू और घर को संभाल सके तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो उस पड़ोस वाली औरत ने जवाब दिया, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, मैं नहीं कराऊंगी तो कौन कराएगा। मैं एक परिवार को जानती हूं, उनकी बेटी बहुत सुंदर है और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छी है। मैं आज शाम को ही अपने पति से इस बारे में बात करती हूं। ये सारी बात सुनकर विनीता अपने कमरे में आई और गुस्से से भर गई। वो नीरज को पसंद करने लगी थी और वो जानती थी कि वो भी उसे पसंद करता है। फिर विनीता थोड़ा शांत हुई। उसको लगा कि नीरज शादी के प्रस्ताव पर कभी सहमत नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि जब भाग्य हमारे पक्ष में नहीं होता है तो सब कुछ विपरीत हो जाता है। विनीता के साथ भी यही होने वाला था। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के मुखिया जी और गांव के कुछ खास लोगों को नीरज ने घर बुलाया और लड़की के परिवार से मुलाकात की और नीरज की शादी तय कर दी गई। नीरज भी इस शादी के लिए राजी हो गया। उसके पास सब कुछ था और वो जानता था कि अब शादी करने का सही समय आ गया है। इतनी जिम्मेदारियों और शादी की तैयारियों के बीच नीरज को कभी किसी से बात करने का समय ही नहीं मिला। विनीता ने नीरज से बात करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने उसे शादी तक अपने कमरे में ही रहने का आदेश दिया। विनीता के पास अपने कमरे में रहने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक लड़की को अस्थायी रूप से काम पर रखा गया था जिसका नाम दीपा था। वो विनीता को उसके कमरे में भोजन और पानी परोसती थी। विनीता का दिल टूट गया था, लेकिन वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकती थी। शाम को घर में सजावट और लाइटिंग की धूम से इनका घर जगमगा रहा था। नशे में धुत आदमी पागलों की तरह नाच रहे थे, जबकि महिलाएं दूसरी तरफ गाना बजाना कर रही थीं। संगीतकार शहनाई और तबला बजा रहे थे। घर के बाहर रंडी नाच हो रहा था। कुछ अमीर लोग अपनी दौलत और रुतबा दिखाने के लिए रंडियों पर नोटों की गड्डियां हवा में उड़ा रहे थे। लेकिन विनीता चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से, जहां से आंगन दिखता था, ये दृश्य देख रही थी। उसके कमरे की लाइट बंद थी ताकि कोई उस पर ध्यान न दे सके। वो समय ऐसा था कि अंधविश्वासी समाज ने उसे किसी भी शुभ कार्य में भाग लेने से मना कर दिया। विनीता की पुरानी यादें ताजा हो गई जब उसने नीरज को फूलों से सजी हुई किराए की कार से बाहर निकलते देखा। उसके पीछे उसकी दुल्हन भी बाहर आई। रिश्तेदार और परिवार की महिलाएं दुल्हा और दुल्हन के स्वागत की रस्म निभाने के लिए मुख्य द्वार पर थे। जब विनीता ने प्रियंका को लाल साड़ी और भारी सोने के आभूषण पहने देखा तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना आई। अगर किस्मत उसे इशारा कर पाती कि शादी के 2 महीने के भीतर सफेद साड़ी उसकी पहचान बन जाएगी, तो विनीता सही आदमी का इंतजार कर रही होती। विनीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढक लिया और दूसरे कमरे की ओर चल दी। विनीता ने अपनी सास को तकिए के सहारे उनकी पीठ टिकाने में मदद की। विनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आपका बेटा और उसकी दुल्हन आपका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। नीरज की मां के आंसू रोक नहीं सकी। वो उनके स्वागत के लिए उत्साह से उनकी ओर देखने लगी। जब नीरज और प्रियंका ने उनके पैर छुए तो मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन तभी रिश्तेदारों में से एक ने विनीता को एक तरफ खींच लिया और डांटते हुए कहा, तुम कितनी बेशर्म औरत हो। क्या तुम आशीर्वाद देने के लिए सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी? देखना, अब हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। यहां से चली जाओ। विनीता के जितने भी रिश्तेदार थे विनीता को मनहूस समझते थे। वो ऐसे पीछे हटे मानो वो अछूत हो।
किसी ने चिल्लाकर कहा कि बुरी नजर से बचने के लिए नींबू और हरी मिर्च ले आओ। एक हफ्ते के बाद रिश्तेदार चले गए और फिर नीरज और प्रियंका भी हनीमून पर चले गए। विनीता की सास ने कहा, जब प्रियंका वापस आएगी तो तुम उसे घर की जिम्मेदारियां सौंप देना बहू, और अब से तुम प्रियंका को ही काम करने दो। विनीता कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अंदर से गुस्से में थी। वो प्रियंका को कोई अधिकार नहीं देना चाहती थी, लेकिन परंपरा के अनुसार जब प्रियंका अपने हनीमून से आई तो चाबियां उसे दे दी गई, और तभी प्रियंका की जिंदगी खतरे में आ गई। या यूं कहें कि उन तीनों की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। विनीता को जलन हो रही थी क्योंकि नीरज अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रियंका बेहद खूबसूरत थी और नीरज उससे प्यार करता था, लेकिन प्रियंका थोड़ा लापरवाह भी थी। वो हर रोज अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां कर बैठती थी। कभी वो खाने में बहुत ज्यादा नमक मिला देती थी, कभी वो रात में बरामदे की लाइट बंद करना भूल जाती थी, और कभी वो सुबह देर से उठती थी। और एक दिन प्रियंका ने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। वो मेन गेट पर ताला लगाना भूल गई। सुबह सभी लोग उठे तो देखा कि किसी ने गोदाम से किराने का सामान ही लूट लिया है। विनीता की सास ने जब प्रियंका की लापरवाही की बात सुनी तो उसने प्रियंका से विनीता को चाबी सौंपने का आदेश दिया। रात को जब नीरज घर लौटा तो उसने प्रियंका को रोते देखा, और ये देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। नीरज ने पूछा, क्या हुआ प्रियंका, तुम क्यों रो रही हो? तब प्रियंका ने सारी घटना बताई और कहा कि सारा अधिकार विनीता भाभी को वापस दे दिया गया है। तो नीरज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे पागल, तुम रो मत। एक बार जब तुम यहाँ के तौर तरीके समझ जाओगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन नीरज और प्रियंका फिल्म देखने के लिए गांव से बाहर शहर जाते हैं। विनीता रसोई में थी कि तभी किसी ने भिक्षा मांगते हुए गेट खटखटाया। विनीता ने देखा कि ये तो कोई तांत्रिक था। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आगे इस कहानी में जो होता है वो बेहद ही खौफनाक है। इनके घर में एक ऐसा जिन्न आता है जिसको इन्हीं में से एक ने निमंत्रण दिया था, पर ये लोग नहीं जानते थे कि इसके परिणाम क्या होंगे। आगे की कहानी कल अगले भाग में जरूर देखिएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।